Hello everyone, I'm Justina Paris and I welcome you all to today's daily news analysis. आज है 14th October 2025 and we're going to be seeing important articles from the Hindu and the Indian Express. So let's begin. But before we move on to the important articles of the day, today's day, that is 14th October, is celebrated as World Standards Day. Let's understand some important key points regarding this. हम जानते हैं कि इंडिया में ऐसी कौन सी बॉडी है जो स्टैंडर्ड्स मेंटेन करती है, राइट? सो 14th अक्टूबर इज वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे. ये अवेयरनेस के लिए सेलिब्रेट करते हैं हम अमंग रेगुलेटर्स, इंडस्ट्रीज, कंज्यूमर्स, ताकि हम इंपॉर्टेंस दे सके स्टैंडर्डाइजेशन. अगर हम हिस्टोरिकली देखें, हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री में द फर्स्ट काइंड ऑफ सिविलाइजेशन इन इंडिया दैट एक्चुअली प्रमोटेड द स्टैंडर्डाइजेशन जो है हड़प्पा, the Harappan civilization or the IVC, the Indus Valley civilization, right? तो इनके भी जो ईंट थे, the standard weights and measures. So we talk about not just today's times, but even in ancient times where standardization was made important, right? तो इंडिया में ऐसी कौन सी बॉडी है जो ये रेगुलेट करती है या मेंटेन करती है? The body is Bureau of Indian Standards. ओके तो ये नेशनल लेवल बॉडी है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, मार्किंग, जो क्वालिटी सर्टिफिकेशन होता है गुड्स के लिए, राइट? ये एस्टैब्लिश हुआ था 1987 में. ओके देन इट वाज गिवन मोर पावर्स अंडर द BIS एक्ट 2016. तो ये इसका एक्ट है जिसके अंदर उसके जो भी फंक्शंस ये सब लिखे गए हैं, लेकिन ये 1987 में बना था टू रिप्लेस द इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन ISI. कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है ये? दिस वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स. ओके तो ये आपको याद रखना है, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम के अंदर ये काम करता है. लेट अस नाउ प्रोसीड टू द फर्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे. तो हमारा ये लास्ट एक नोबेल प्राइज का अवार्ड बाकी था जो 13th यानी कल के दिन बताया था. सो दिस लीड्स अस टू द एंड ऑफ द नोबेल प्राइज टॉपिक. ओके तो देखते हैं नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स, दिस वाज द ओनली वन दैट वाज लेफ्ट. किसको मिला है ये? दिस वाज ग्रांटेड टू जोएल मोकर, फिलिप एंगियन एंड पीटर हाविट. तो इन तीनों को यहाँ पे मिला है. कौन सी यूनिवर्सिटी से वो रिलेटेड है वो भी मैंने ब्रैकेट में दे दिया है. ये कौन देता है दिस पर्टिकुलर अवार्ड? दिस इज गिवन बाय द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस, राइट? सो लेट्स अंडरस्टैंड विद रिगार्ड टू व्हाट इज द रीजन क्यों ये इनको अवार्ड मिला है. द अवार्ड इज टू फॉर एक्सप्लेनिंग द इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी इनोवेशन से कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ एक कंट्री अचीव कर सकती है, राइट? इनको कितना अवार्ड मिला है, क्या मिला है इस अवार्ड में? दे रिसीव 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर जो अप्रोक्सीमेटली 10 करोड़ रुपीज है, 10.2 करोड़ रुपीज है, बिग अमाउंट. तो इसमें से आधा जाएगा Joel Mokyr, so his contribution is different, whereas these two are a team, Philip and Peter are a team, and इनको बाकी का आधा जो 5 करोड़ प्लस है इनको आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट होगा. So let's understand what is the contribution of Joel and what is the contribution of Philip and Peter, right? So starting with Joel, Joel ने यहाँ पे फोकस किया है for historical research कैसे कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ. तो हिस्टोरिकल एविडेंस मॉडल्स कैसे प्रमोट करता है अ सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ. जैसे कि हम देखते हैं व्हाई ह्यूमंस हैव अचीव्ड इकोनॉमिक ग्रोथ इन द पास्ट 200 इयर्स. जब देखा जाए कि स्टैग्नेशन था फिर भी हमने कैसे इकोनॉमिक बूस्ट किया है. नाउ दैट द रीजन इज साइंटिफिक रेवोल्यूशन, है ना? जो प्रिसाइज मेजरमेंट की बात करते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, ये सब ने ड्राइव किया है इकोनॉमिक ग्रोथ को. सो व्हेन वी स्टडी अबाउट द कॉम्बिनेशन of how and why led to technological knowledge. So in short हम टेक्नोलॉजी को contribute बोल सकते हैं that contributed to economic growth, and this of course we understand from various historical models, historical evidence. तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टीम इंजन, राइट? सो स्टीम इंजन का इंप्रूवमेंट्स अगर हम देखें, वी हैव अंडरस्टूड विद रिगार्ड टू सर्टेन टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग. कौन सा साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग कि एटमॉस्फेरिक एंड वैक्यूम का कैसा रोल है, दैट लेड अस टू न्यू डेवलपमेंट्स देयर. सेकेंडली
स्टील प्रोडक्शन की बात करें, है ना, ये कब इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने लगा, जब हमको साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग हुआ कि ऑक्सीजन का इफेक्ट कैसा होता है ऑन मोल्टन आयन. सो देयर इज दिस कोरिलेशन दैट वी टॉक अबाउट बिटवीन हाउ साइंस, हाउ टेक्नोलॉजी लेड टू एडवांसमेंट इन इकोनॉमी. ठीक है, तो ये जोएल मुकायर्स contribution है. Now let's go to Philip and Peter's contribution. Philip and Peter, okay, their contribution was with regard to creative destruction. उन्होंने एक थियोरी दिया है creative destruction, जो एक पुराने 1982 का एक मॉडल के बेसिस पे दिया है. Let us understand what is this creative destruction. ये कहता है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ये इनोवेशन की वजह से, so more or less both of them are saying the same thing. Innovation, technology leads to what? इकोनॉमिक ग्रोथ. तो नई टेक्नोलॉजीज, नए प्रोडक्ट्स जब रिप्लेस करते हैं पुराने को, दैट लीड्स ऑफ कोर्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ. यहाँ पे ये भी कहा है कि जो हमारे हाई फर्म लेवल अपहीवल, मतलब जो कंपनीज है जब ये भी बढ़ जाती है तभी भी इकोनॉमिक ग्रोथ होता है. सो इट को एग्जिस्ट विद हायर फर्म लेवल अपहीवल. एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे यूएसए में कि अप्रोक्सीमेटली 10% ऑफ द कंपनीज ये हर साल क्लोज होती हैं और सिमिलर स्टार्ट भी होती है. सो डिस्पाइट हम माइक्रो लेवल में चेंजेस देखते हैं, ओके, फर्म लेवल या माइक्रो लेवल में चेंजेस देखते हैं, दिस लीड्स टू मैक्रो लेवल चेंजेस. ठीक है, सो इंडिविजुअल फर्म्स ये डिसअपियर होती है, माइक्रो लेवल पे ये डिसअपियर हो सकती हैं, बट नेशनल लेवल जो है फिर भी स्टेबल होगा. Now what is the reason for this stability? ये मैकेनिज्म यहाँ पे उन्होंने समझाया है. So quickly I'm going to tell you how is this creative destruction related to this. Creative destruction के हिसाब से हम देखते हैं कि we see that even though these firms are destroyed, there will be some firms जो टेक्नोलॉजी के बेसिस पे बहुत ही अच्छा करती है, और जब उनकी टेक्नोलॉजी अच्छी होती है they will take patents for their innovations, right? पेटेंट करते हैं ताकि they will benefit from them, they will earn from them. तो पेटेंट के हिसाब के बाद जब वो अपना जो आविष्कार, जो इनोवेशन पेटेंट करते हैं, they get profit, right? और जब उनको प्रॉफिट मिलता है दे विल री इन्वेस्टमेंट इन फर्दर रिसर्च, राइट? री इन्वेस्ट करते हैं फर्दर रिसर्च ताकि वो वापस से पेटेंट करके वापस से प्रॉफिट कमाएंगे. सो दैट इज द साइकिल दैट दे कंटिन्यू, जिसके कारण इवन दो फर्म्स शट डाउन, दे आर क्रिएटेड, मेजर जो चेंज यहाँ पे होता है इट इज विद रिगार्ड टू इनोवेशन. ये साइकिल ऑफ इनोवेशन तो ये चलता ही रहता है. सो व्हेन द पेटेंट्स आर incentivized, एक competition भी होता है among these companies which lead to again driving scientific technologies. On the other hand, it is also going to boost economic growth. तो ये हमने देखा तीनों का जो development है, that's Joel, Peter and Philip. Okay, this is regard to कैसे technology innovations will drive economic growth. Let us also have a quick recap. हमने नोबेल प्राइज का ऑलरेडी कवर किया, but since this is the last article that last time that we're going to be talking about नोबेल प्राइज, इसके बाद कोई अवार्ड बचा नहीं है, तो एक बार जल्दी से देखते हैं. So what are the Nobel prizes that we see? ये दिया गया है by the will of a Swedish scientist जिसका नाम है एल्फ्रेड नोबेल, राइट? और ये स्टार्ट किया था 1901 में. एल्फ्रेड नोबेल किस आविष्कार के लिए फेमस है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. What is the contribution of Alfred Nobel with regard to technology, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है? Now these are international awards. यहाँ पे क्या क्या मिलते हैं तुमको? एक गोल्ड मेडल मिलता है. इनफैक्ट दिस इज अ ग्रीन गोल्ड that they say. You know what's a green gold? It's an alloy of gold and silver. ठीक है, वो प्लेट करते हैं 24 कैरेट गोल्ड को. नाउ ग्रीन गोल्ड इज लाइक अ रिसाइकेबल गोल्ड, ठीक है, रिसाइकेबल गोल्ड. तो इसीलिए टू प्रमोट सस्टेनेबल सिस्टम्स, इसीलिए यहाँ पे हम देखते हैं ग्रीन गोल्ड का इस्तेमाल होता है. एंड दे ऑनर the achievements of these scientists. एक डिप्लोमा में मिलता है which is signed by the awarding institution, जो भी institutes award करते हैं, for this case the Royal Swedish Academy. Then we also see a cash prize that is given. तो इस बार 11 मिलियन क्रोनर मिला है, Swedish kroner, which is approximately 10.25 crore, right? 1901 में पहली बार ये
अनाउंस किया गया था। सो व्हाट वर अदर नोबेल प्राइज कैटेगरीज हम देखते हैं, दैट्स फिजिक्स, केम, फिजियोलॉजी, मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस, ठीक है। एंड वी ऑल्सो सी लेटर ऑन इकोनॉमिक्स भी ऐड किया गया था। सो ओरिजिनली हम देखते हैं दीज वर देयर एंड आफ्टर दैट इकोनॉमिक्स वाज एडेड, ठीक है। सो इकोनॉमिक्स लास्ट में ऐड होता है, 1960s में ये ऐड हुआ था। सो हु आर द agencies that select, which are the academies that select? We have the Royal Academy, Swedish Academy selects for Chem, Physics and Economic Science. Then we have Royal Nobel Academy of Karolinska Institute, Karolinska Institute, वो medicine के लिए select करता है. Swedish Academy for Literature and Norwegian is for Peace. याद रखना बाकी के सब स्टॉकहोम में दिया जाता है except for one which is Peace. Peace is given in Norway. नॉर्वे में कहां पे? ऑस्लो, ठीक है। सो ओनली दिस वन इज नॉर्वेजियन, बाकी के जो फर्स्ट 3 है ना, दे आर गिवन बाय होम? स्टॉकहोम में इसको प्रेजेंट किया जाता है अवार्ड ऑन द death anniversary of Alfred Nobel. When is the death anniversary of Alfred Nobel? Yeah, in short, when are these prizes going to be given, awards being given to this scientist? ये कब दिया जाएगा? इसका डेट coincide obviously is selected on the death of Alfred Nobel, तो ये आपको मुझे comment section में बताना है. I've already covered that in my previous class. Let's quickly also see, last time भी किया था हमने women in Nobel Prize. So first one is Marie Curie. She's won it for physics and chemistry. First Indian woman to win Nobel Peace Prize, that is 1979 में we have Mother Teresa. So she's an Indian woman, although originally she was not Indian, but she became an Indian citizen in 1951, right? तो इनको भी Nobel Prize मिला है, Peace Prize. Youngest person is Malala Yousafzai. Now your question is, who is the ओल्डेस्ट पर्सन, ठीक है। ओल्डेस्ट पर्सन टू विन द नोबेल प्राइज, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है. एंड वन मोर क्वेश्चन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोबेल प्राइज, लेट मी सी इफ यू रिमेंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोबेल प्राइज किसको मिला है, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है. Okay. Then we've also seen the first Indian recipient to win the Nobel Prize is Rabindranath Tagore for his work, जिनका नाम है गीतांजलि. Right, Gitanjali is the work of Rabindranath Tagore to have won the Nobel Prize. Then we see C.V. Raman, Hargobind Khurana, Subramaniam Chandrasekhar, Amartya Sen, Venkatrama Ramakrishnan, Kailash Satyartha, and Abhijit Banerjee, along with his wife, that is Esther Duflo. She also has won this for economic sciences. So ये आपको देखना है. They can ask you which are the Indian people that have won the Nobel Prize. So we can expect questions from this particular topic. Let's now proceed to the next article. The next article is with regard to a scheme called as PM Surya Ghar Yojana. तो जल्दी से देखते हैं ये सूर्य घर योजना क्या है, इसके बारे में जो टारगेट्स हैं, कौन इम्प्लीमेंट करता है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, ये सब हम अभी देखेंगे. तो आर्टिकल में बताया है कि व्हाट इज बीन द प्रोग्रेस अंडर दिस स्कीम. सो द टारगेट अकॉर्डिंग टू द स्कीम ये है कि हमको 1 करोड़ रूफटॉप इंस्टॉलेशंस करने हैं बाय financial year 2027. मतलब by 2027 how many rooftop installations have to be done? 1 crore of them. Okay. लेकिन अभी तक we have received only 13.1% हमने अचीव किया है. Okay, और टारगेट तो कंप्लीट होना है in the next 2 years. So this seems likely. So let's unlikely. So let's see what exactly is the scheme also about. सब्सिडी जो है अभी तक सिर्फ 14% यूटिलाइज किया है, इतना सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है. तो कैसा सब्सिडी, ये सब हम देखेंगे. एंड ये रिपोर्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज गिवन बाय द इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस एंड JMK रिसर्च एंड एनालिटिक्स. नाउ लेट्स क्विकली सी व्हाट इज PM सूर्य घर योजना. सो हमको पता है कि वी हैव टू अचीव विद रिगार्ड टू आवर सोलर एनर्जी टारगेट्स. तो सोलर एनर्जी टारगेट्स की बात करें, वी हैव टू अचीव, सो टोटल रिन्यूएबल एनर्जी की अगर हम बात करते हैं, सो वी हैव टू अचीव 500 गीगावाट बाय 2030. दिस इज द टोटल रिन्यूएबल एनर्जी. इसमें से अगर सोलर एनर्जी की बात करें, वी हैव टू अचीव अबाउट 280 गीगावाट, right, by 2030.
30. Okay, this is only solar. Now, you have to tell me what is the target, okay, for rooftop solar. मतलब rooftop solar के लिए हमारा टारगेट कितना है, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है. इज दैट क्लियर? सो आई टोल्ड यू विच इज 500 इज फॉर द होल रिन्यूएबल एनर्जी. इस रिन्यूएबल एनर्जी में से 280 जो है 230 में होगा. एंड रूफटॉप, अगर मैं सिर्फ रूफटॉप की बात करूं, व्हाट इज द टोटल अमाउंट दैट वी हैव टू क्रिएट, दैट वी हैव टू अचीव, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है. ठीक है, लेट्स कम बैक टू दिस पर्टिकुलर स्कीम, सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना. ओके, सो वंस अगेन पीएम सूर्य घर योजना या मुफ्त बिजली योजना, इसको ये भी कहते हैं. लेट्स क्विकली सी. ये रेजिडेंशियल रूफटॉप को प्रमोट करना चाहती है बाय गिविंग सर्टेन सब्सिडीज एंड लोन्स. लेकिन किसको ये सब्सिडीज दिया जाता है? ओनली द वंस दैट आर मेड एंटायरली इन इंडिया, जिसको कहते हैं डीसीआर कंप्लायंट मॉड्यूल. DCR compliant. So these are the ones that are entirely made in India. कितना सब्सिडी मिलता है? 60% आपको मिलता है of the solar unit cost, as well as 40% additional आपको मिल सकता है additional system cost 2 से 3 किलोवाट तक. Now, अगर हम जो मुफ्त बिजली की बात कर रहे हैं, कितना गवर्नमेंट मुफ्त बिजली प्रोवाइड कर रही है, कितने यूनिट्स का? 300 यूनिट्स. So 300 units of free electricity will be provided as well. ठीक है, सो दैट इज द बेनिफिट यू आर गोइंग टू गेट अगर आपने इंस्टॉलेशंस कर दिए तो. इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? दैट इज द नेशनल प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी, एनपीआई. ये नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे स्टेट प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी. कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है ये? मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, MNRE भी कहते हैं इसको, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी. इस मिनिस्ट्री के अंदर ये हम अचीव कर रहे हैं. नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज द एलिजिबिलिटी अगर आपको इसके अंदर आना है. ओके, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंदर आना है, देन आपका जो घर है ऑफ कोर्स द ओनर शुड बी एन इंडियन सिटीजन. इसके अलावा इट मस्ट ओन अ हाउस विद अ रूफ जो सूटेबल है कि आप सोलर पैनल्स लगा सकते हो. ओके, तो एक छत होना चाहिए जहां पे आप सोलर पैनल्स लगाओ. तीसरा, यू शुड हैव अ वैलिड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन. एंड चौथा, यू शुड नॉट हैव कोई दूसरा सब्सिडी तुमको नहीं मिलनी है. दिस इज द ओनली सब्सिडी दैट यू कैन गेट. So these are the eligibility criteria. Now you have seen कि हमने सिर्फ 13% अचीव किया है. What is the reason? The reason is slow approval process है. Okay, there is like lack of coordination among these consumers जो install कर रहे हैं, जो डिस्कॉम यानी distribution companies हैं. तो because of this mismatch ये बहुत slow हो रहा है. It takes about 14 to 280 days to complete according to the report. दूसरा है eligibility किसको मिलती है? जो ओनली DCR कंप्लायंट है, मतलब दैट आर एंटायरली मेड इन इंडिया. नाउ द प्रॉब्लम विद दैट इज ये कॉस्टली है compared to the imported ones. 12 रुपए पर वॉट, दैट इज वॉट इट इज कॉस्टलियर देन दैट. इसीलिए ये कोई यहाँ पे स्विच नहीं करना चाहता, रिलक्टेंट है. सो दैट इज द challenges that are highlighted in the report and let's see if we are able to achieve with this target. Let's proceed to the next article now. अगला आर्टिकल हम देखते हैं. द कैनेडियन फॉरेन मिनिस्टर अनीता आनंद, शी हैज come to India, New Delhi, and she has talks with the Prime Minister of India as well as with our External Affairs Minister S. Jaishankar. तो कौन से important points हमने इस country के leader से discuss किया है, ये अभी हम discuss करते हैं. So we have the talks between External Affairs Minister S. Jaishankar and his counterpart जो है Foreign Minister of Canada Anita Anand. You can see her picture here. So the discussions were on restoring normal diplomatic and economic engagement. तो आप देख सकते हो कि 2023 में इंडिया और कनाडा के रिलेशंस वो टर्न्ड सावर. मतलब हमारे जो रिलेशंस है अच्छे नहीं थे, खटास थी बिकॉज ऑफ कनाडा accusing India or the government agents of the killing of a Khalistani activist on their soil. तो जिसके कारण हम देखते हैं दोनों कंट्रीज रिलेशंस इतने अच्छे नहीं थे, तभी थे प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो. बट नाउ द कंडीशंस हैव चेंज्ड. रीजन बीइंग अभी प्राइम मिनिस्टर भी बदल गए हैं कनाडा के, दैट इज मार्क कार्नी.
तो अभी हम देखते हैं द रिलेशंस हैव इम्प्रूव्ड एंड वी वांट टू रीराइट दीज प्रॉब्लम्स और दीज एंगेजमेंट, हम वापस से कुछ चेंजेस लेके आना चाहते हैं. नाउ द रीजन व्हाई वी आल्सो वांट टू स्ट्रेंथन द टाइज इज बिकॉज कनाडा में जो हमारा डायस्पोरा है, इट इज अबाउट 1.6 मिलियन, 16 लाख पॉपुलेशन वहां पे हमारी इंडियंस हैं. हम देखते हैं ईयर ऑन ईयर पीपल गो टू स्टडी देयर, ओके, कनाडा स्टडी करने जाते हैं. 3 लाख पॉपुलेशन वहां पे है इंडियन स्टूडेंट्स का. सो दैट लीड्स अस टू से दैट वी हैव अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद दिस कंट्री. Now with regard to the major outcomes and agreements, हम लॉन्च करेंगे, रीलॉन्च करेंगे इनफैक्ट कनाडा इंडिया मिनिस्टीरियल एनर्जी डायलॉग. ओके, सो हम यहाँ पे collaborate करना चाहते हैं with renewable energy, with critical minerals. We want to also have a rich source of uranium जो probably हमको कनाडा से मिल सकता है. So that is what we are discussing. उसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन हम रीस्टार्ट करेंगे. टॉक्स ऑन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट. ओके, कैनेडियन एआई कंपनीज को एनकरेज करेंगे टू ज्वाइन द इंडिया AI Impact Summit जो फरवरी में होगा 2026 अगले साल. We also are talking to collaborate with the country in small modular reactors. Small modular reactors वो reactors हैं जिसका जो output है it is between 30 to 300 megawatt electric. ठीक है, so these are small reactors with a 1/3 the conventional size. सो इसमें जो इंडिया अभी चाहता है कि ग्लोबल लीडर बने, यहाँ हम इस कंट्री के साथ कोलैबोरेट करके कुछ बना भी सकते हैं. सो दैट इज अगेन समथिंग पॉजिटिव दैट वी सी. प्रोसीडिंग, हमने AI समिट जो मैंने कहा कि अगले साल होगा, उसके लिए हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा को भी इनवाइट किया है जो है मार्क कार्नी को, एंड इट इज सेड कि वो पॉसिबली आ भी जाएंगे अकॉर्डिंग टू सर्टेन सोर्सेस. फर्दर स्ट्रैटेजिक टॉक्स में हम देखते हैं हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोवल, ही हैज हैड टॉक्स विद द कैनेडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर दैट इज कैथरीन ड्रूइन. ठीक है, सितंबर 2025 में ये टॉक्स हुए थे और इसमें हम चाहते हैं कि वी आर कंटिन्यूइंग लॉ एनफोर्समेंट कॉपरेशन, पॉलिटिकल एंड ट्रेड रिलेशंस भी बढ़ा रहे हैं और विद रिगार्ड टू लॉ एनफोर्समेंट भी एक दूसरे को मदद करेंगे. Lastly, with regard to trade and CEPA is Comprehensive Economic Partnership Agreement. तो यहाँ पे हमने earlier बातचीत की थी, but now we just said that we are restarting and probably हमने last का जो draft है वो वो abandon करके दूसरा एक अच्छा fresh document बनाएंगे. How we are going to increase our trade, increase investment among these two countries. तो ये पूरा हमने देखा talks with Anita Anand as well as the meetings that we see. Proceeding to the next article of the day, the next article हम देखते हैं, it is the number of births and deaths के बारे में जो एक रिपोर्ट है called as the Vital Statistics of India. Vital Statistics of India जो based है एक रिपोर्ट दूसरे रिपोर्ट से, that is the Civil Registration System report. Now remember this report that ये जो रिपोर्ट हम देख रहे हैं डेटा 2023 का है. All right, we will see some important data coming out of this report. Let's quickly see it. तो ये जो सिविल रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं जल्दी से देखते हैं. पहले देखते हैं कि ये रिपोर्ट कौन कंपाइल करता है. द रिपोर्ट इज कंपाइल्ड बाय द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया. जो अभी कौन है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. We've discussed this a number of times. Who is the current registrar general and census commissioner of India? Please write that in the comment section. तो ये फाउंड किया गया था, ये जो बॉडी है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, दिस हैड कम इन द ईयर 1916. और कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. नाउ वी नो द वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल इज टू कंडक्ट द सेंसस ऑफ इंडिया, राइट. तो अपार्ट फ्रॉम दैट डेमोग्राफिक सर्वेज जैसे कि सेंसस है, लिंग्विस्टिक सर्वे है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे सिस्टम है. तो बहुत सारे जो अगर आपको बर्थ डेथ, क्रूड डेथ, सेक्स रेशियो, इन्फेंट मोर्टेलिटी, जो भी डेटा चाहिए डेमोग्राफिक या पॉपुलेशन रिलेटेड, ये आरजीआई के अंदर आता है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के अंदर. ठीक है, सो योर द एक्ट दैट गिव्स हिम पावर्स, दैट इज द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969 में आया था. ओके, सो इट हैड कम इन विच ईयर? 1969. नाउ लेट अस सी व्हाट इज द डेटा गिवन इन दिस पर्टिकुलर
रिपोर्ट। तो वाइटल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया ये रिपोर्ट का नाम है। इट इज बेस्ड ऑन CRS रिपोर्ट 2023। इसमें पता चलता है टोटल बर्थ इन 2023 वाज 2.52 करोड़ और जो डेथ है 86 है। ओके, बर्थ की बात करें ये कम हो चुका है पिछले साल से, 2 लाख कम बर्थ्स हुए हैं। whereas अगर डेथ की बात करें ज्यादा लोग मर गए हैं। ओके, सो इट इज सेड दैट एज अ मार्जिनल इंक्रीज फ्रॉम 2022 86.5 लाख का एक इंक्रीज हुआ है विद रिगार्ड टू द डेथ रेट। सो बर्थ कम हुए हैं, डेथ बढ़ गए। Now if you talk about 2021, हमको पता है द सेकेंड ईयर ऑफ कोविड, राइट? तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा डेथ्स हुए हैं अबाउट 102 लाख। देखो यहाँ पे 86 लाख थे, यहाँ पे 102.2 लाख डेथ्स हैं। सो इट्स अबाउट 21 lakhs मोर देन द प्रीवियस ईयर। ठीक है, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन कि 2021 में सबसे ज्यादा डेथ्स। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो इज द डेटा ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, मतलब 1000 मेल्स में फीमेल्स कितने हैं। सो विद रिगार्ड टू आइडियल सिचुएशन क्या होना चाहिए, 1000 फीमेल्स 1000 मेल्स। बट अगर आप देखो कि झारखंड में वी हैव 899 फीमेल्स फॉर 1000 मेल्स। क्लियर? सो दैट मीन्स लोवेस्ट सेक्स रेशियो झारखंड में है। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज सबसे ज्यादा कहां पे है, अरुणाचल प्रदेश, जहां पे women और girls are more than males, okay, females are more than males, where it is 1085 for 1000 males। तो ये आपको पता होना चाहिए हाईएस्ट और लोएस्ट किधर है सेक्स रेशियो अमंग द स्टेट्स। प्रोसीडिंग टू अंडरस्टैंड इंस्टीट्यूशनल बर्थ्स। तो इंस्टीट्यूशनल बर्थ्स या जो हॉस्पिटल बर्थ्स की बात करें, दैट हैज बीन 74%। ओवरऑल बर्थ रजिस्ट्रेशन की बात करें देन 98.7। अभी याद रखना है कि जब भी कोई रजिस्ट्रेशन यानी बर्थ या डेथ होता है, यू नीड टू रजिस्टर विद इन 21 डेज। तो ऐसे कुछ स्टेट्स अभी भी है जहां पे 50% डेटा पे है, मतलब ये अभी भी रजिस्टर नहीं करते विद इन 21 डेज। ओके, देयर आर ओनली 11 स्टेट्स इन इंडिया जो 90% फॉलो करते हैं 21 डेज के अंदर दे रजिस्टर विद द डिपार्टमेंट। ओके, और यहाँ पे कौन सा गवर्नमेंट का डेटा नहीं लिया गया है, द आंसर इज Sikkim. So Sikkim's data is not included. So this is with regard to the vital statistics of India. Proceeding to the next article. अगला आर्टिकल है पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशन। तो आपको पता ही है कि देयर हैज बीन अ क्लैश बिटवीन द टू कंट्रीज रिसेंटली, राइट? अगर हम देखें अक्टूबर 9 को स्टार्ट हुआ ये। सो लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड सम बेसिक्स। अक्टूबर 9 को क्या हुआ, पाकिस्तान ने काबुल पे अटैक किया, राइट? पाकिस्तान अटैक्ड अफगानिस्तान, right, it attacked the Taliban on October 11th 12th। हम देखते हैं कि अफगानिस्तान अटैक्ड पाकिस्तान। तो कहां पे अटैक हुआ, क्यों अटैक हुआ, रीजंस क्या है, आफ्टरमैथ क्या है, ये सब अभी हम देखते हैं। सो स्टार्टिंग विथ द क्लैश, कहां पे हुआ? द क्लैश हैपेंड अलोंग द ड्यूरेंट लाइन। नाउ व्हाट इज द ड्यूरेंट लाइन? द ड्यूरेंट लाइन इज द लाइन बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। तो आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन है जो 1893 में बनी थी, इट इज कॉल्ड एज द ड्यूरेंट लाइन, राइट? तो यहाँ पे कितने लोग मारे गए, यहाँ पे बस एक डेटा दिया है न्यूज़पेपर में कि 200+ अफगान फाइटर्स मर गए, whereas 58 पाकिस्तानी सोल्जर्स lost their lives with regard to the तालिबान ने क्लेम किया है। पाकिस्तान का स्टेटमेंट ये है कि सिंस द अटैक, जो ये अटैक किस पे टारगेट था, तालिबान कैंप्स, पोस्ट एंड ट्रेनिंग फैसिलिटीज, जो फितना अल खरीज, फितना अल हिंदुस्तान एंड देश या ISKP, इसको ये टारगेट था, इन टेररिस्ट कैंप्स को अटैक करना था। तालिबान ऑन द अदर हैंड इसने बोला कि पाकिस्तान ने हमारे पर जो अटैक किया उसके रिटेलिएशन में हमने ये अटैक किया था ऑन जो पाकिस्तान का क्लैश था अक्टूबर 9। और कहां पे उन्होंने अटैक किया था पाकिस्तान ने? दे अटैक्ड इन काबुल एंड पक्तिका, ठीक है? और इसमें बोला है कि इफ एट ऑल फर्दर वो वायलेट करेंगे तो हम भी यहाँ पे अच्छा जवाब देंगे। सो आफ्टर मैथ यहाँ पे हम देखते हैं कि पाकिस्तान ने अपना बॉर्डर जो क्रॉसिंग्स है ये बंद कर लिया है विद अफगानिस्तान। दैट इज द एंड, that is currently what is the situation. Now let us see the map.
कहाँ पे रीजन है जहां पे अफगानिस्तान वाला जो रीजन है जो अटैक हुआ, एक तो पक्तिका प्रोविंस जो बिल्कुल यहाँ पे है, ओके, एंड हम यहाँ पे है पक्तिका प्रोविंस, एंड वी हैव काबुल दैट इज हियर. सो दीज आर द टू रीजन्स वेयर द Pakistan attacked Kabul, attacked Afghanistan on October 9th. Now let us see what is the historical relations between the two countries. तो पाकिस्तान पहले हम देखते हैं had always supported the rise of Taliban. तो तालिबान हम देखते हैं कि 1996 में बना था, and we have seen a lot of history of Taliban, meaning क्या है, कैसे बना था, क्यों बना था, all of that we have seen in the past. जब हमने देखा था कि फॉरेन मिनिस्टर आए थे तालिबान के इंडिया में, so we discussed about this, right? Now पाकिस्तान और तालिबान या अफगानिस्तान के रिलेशंस थोड़े और बिटर हुए, ओके, और दे वेंट दिस बिकॉज ऑफ व्हाट? तालिबान को अफगानिस्तान या पाकिस्तान देखता है कि तुम हमारे सबऑर्डिनेट हो, सो इट सीज तालिबान एज सबऑर्डिनेट ऑफ पाकिस्तान, ओके, इट सीज दैट एज अ वेसल. बट तालिबान कहता है नहीं, हम एक सेपरेट एंटिटी है, हम एक ऑटोनॉमस यूनिट है, हम किसी के अंडर नहीं है. सो दोनों के व्यूज जो है ये अभी सेपरेट है, अलग अलग है. सो इफ यू सी वेयर डिड तालिबान अटैक पाकिस्तान? तालिबान अटैक पाकिस्तान इन रीजन्स लाइक चित्रल, धीर, बजौर, कुरम, अंगुरादा, बारम, छा. तो ये सब रीजन्स में तालिबान ने पाकिस्तान पे अटैक किया. We want to see what are the reasons and what was the trigger कि उन्होंने ये अटैक किया था अक्टूबर 9 को. तो पाकिस्तान का कहना है कि हमने अटैक किया था नूर वली महसूद को. Now who is नूर वली महसूद? He is the पाकिस्तान तालिबान लीडर. अभी तालिबान, पाकिस्तान तालिबान, are they two different things? The answer is yes. The second issue is TTP and terrorism issue. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पाकिस्तान अक्यूज करता है तालिबान को कि तुम हमारे ये जो पाकिस्तान तालिबान है TTP, इसको तुम रेफ्यूज दे रहे हो. Okay, you're giving them power, you're allowing them to settle there, and they are creating problems for Pakistani land. तो ये दो ग्रुप्स है, TTP and देश. देश is seen as a mutual threat for Taliban as well as Pakistan, but ये जो TTP है, ये तालिबान कहता है ये तुम्हारे वजह से, तुम्हारे पॉलिसीज के वजह से ये टीटीपी बना है, सो डोंट कम एट मी. ओके, सो दैट इज अनदर इशू कि टेररिज्म का इशू है, इसीलिए पाकिस्तान ने तालिबान को अटैक किया. द थर्ड वन इज सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस इन पाकिस्तान. द पार्लियामेंट हैज नो रोल इन पाकिस्तान. देन हु हैज द पावर? हम देखते हैं पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट्स या पाकिस्तान के मिलिट्री, इनके पास ज्यादा पावर है, राइट. सो सिंस 1979 ये ऐसा ही सिचुएशन है, और हम इसीलिए देखते हैं कि ये इसीलिए अफगान पॉलिसी को भी कंट्रोल किया. इनफैक्ट जब ये अटैक भी हुआ था, हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने यहाँ पे कंग्रेचुलेट या शाबाशी किया था मिलिट्री और जनरल ऑफ पाकिस्तान को. सो दैट इज गोज ऑन टू से कि पाकिस्तान की मिलिट्री हैज मोर पावर, you know, you can say the de facto power, है ना, कि एक्चुअल में इनके पास ज्यादा पावर होती है as compared to the elected government. The next aspect is deportation of Afghan refugees. So हम देखते हैं पाकिस्तान housed a number of Afghan refugees, okay, from earlier onwards. स्पेशली यू नो जब 2000 की बात करें तो बहुत सारे अफगान रजिस्टर भी हुए हैं और पाकिस्तान में रह रहे हैं. बट ये थोड़ा सिनेरियो चेंज हुआ 2023 में, जहां पे पाकिस्तान started sending them back. Mass deportation होने लगे of Afghan refugees. So that again led to tensions between Pakistan and Taliban. And the final reason is closure of border crossings. तो you have designated points जहाँ पे तालिबान या अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान जाते हैं, पाकिस्तान के लोग अफगानिस्तान में जाते हैं. अभी ये जो बॉर्डर्स है, पॉइंट्स हैं, इसका नाम है तोरकम एंड चमन. ये दो क्रॉसिंग्स हैं जो अफगानिस्तान, इट इज सेड इट इज अ लाइफलाइन फॉर ट्रेड एंड पीपल टू पीपल मूवमेंट, और पाकिस्तान ने क्या किया, इसी बॉर्डर को बंद किया. So that led to further tensions again between the two regions. हमने देखा perception of power अलग है, रीजनल अलाइनमेंट अलग है. तो कैसा अलग है ये एक बार देखते हैं. We see that Pakistan has better relations with Iran and Saudi Arabia, strengthen कर रहा है cooperations with US.
On the other hand, अगर हम तालिबान की बात करें, तालिबान is looking at China for its investments in mining. रशिया ने उसको first country to recognize तालिबान आफ्टर 2021 एंड इंडिया भी यहाँ पे अब देखते हैं फॉरेन मिनिस्टर का विजिट हुआ, मॉस्को टॉक्स हुए थे रिसेंटली, है ना. सो दैट लीड्स अस टू अंडरस्टैंड कि तालिबान हैज डिफरेंट viewpoints, different partners that it looks after for its economic growth, for its development, for its betterment. तो यहाँ पे ये जो partnerships अलग अलग हैं, realigned है, this led to even more tensions between the two countries. तो ये पूरा हमने देखा पाकिस्तान अफगानिस्तान relation. Let's proceed to the next article. अगला article international news में हम देखते हैं कि एक जो गाजा declaration हुआ, this led to exchange of hostages among the two regions, that is in Israel and in the Gaza Strip. Now let's quickly see about this. Of course हमने देखा है already the 20-point plan by US and the other leaders, okay, जो इनको support कर रहे हैं. जल्दी से एक quick recap देखते हैं challenges और सब क्या है. So now we see एक summit location था, peace summit, जहाँ पे इसको sign किया था. कहाँ पे किया था? शर्म अल शेख इजिप्ट में. कौन से mediators थे? यहाँ पे हम देखते हैं यूएस, इजिप्ट, कतार एंड तुर्की. दीज वर द गारंटर्स ऑफ द डिक्लेरेशन, ओके. एंड हम देखते हैं कि इस फर्स्ट फेज में क्या क्या एक्सचेंज हुए. तो हमास ने रिलीज किया था 20 हॉस्टेजेस टू द रेड क्रॉस. ऑन द अदर हैंड इजराइल ने कितने फ्री किए? 2000 ऐसे पैलेस्टीनियन डिटेनीज को रिलीज किया और 28 बॉडीज, ओके, सो डेड बॉडीज यहाँ पे डिजीज जो हॉस्टेजेस हैं इसको भी hand over कर लिया. So very sad thing, but this is at least finally there is some exchange that is happening between the two countries. और आप फोटोज में भी देख सकते हैं कितने खुश है after the families have reunited. And imagine this is after 2 years. October 7th 2023 के बाद हम देखते हैं अभी जाके they are meeting their families. Now let's see what are the key challenges based on this. Key challenges है कि ये बाकी के agreements के तरह ये भी contemporary या ये भी temporary purpose के लिए हो सकता है अगर हमास ने अपना जो डिसआर्मामेंट चालू नहीं किया तो, या रिफ्यूज किया कि हम डिसआर्म नहीं करेंगे. सो दैट इज स्टिल अ ट्रिकी सिचुएशन हियर. हम देखते हैं पोस्ट वॉर गवर्नेंस ऑफ गाजा, ये अभी तक अनरिजॉल्व है कि क्या होगा, कौन रूल करेगा. ऑल ऑफ दैट हैज टू बी चेक्ड आफ्टर. टेरिटरी रिकंस्ट्रक्शन, रिहेबिलिटेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है बिकॉज फर्स्टली हम देखते हैं फैमिन लाइक सिचुएशंस आए हैं, यहाँ पे बहुत सारे डिस्ट्रक्शन हुआ, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट अप टू द पॉइंट, सो दैट कैन लीड टू प्रॉब्लम्स फर्दर. There's also no clear role की Palestinian Authority versus Hamas in governance. What is going to be the situation there? And finally, there's पैलेस्टीन के स्टेटहुड पे बात नहीं की है, ऑल्दो रिकॉग्नाइज करती है बहुत सारी कंट्रीज लाइक यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, बट देयर इज स्टिल नो वे अहेड. यहाँ पे कोई कॉन्क्रीट कमिटमेंट्स नहीं है. दैट रिमेन्स अ की चैलेंज. Now coming to understand the 20-point plan जिसकी बात कर रहे हैं, इसका फर्स्ट फेज 1 जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ हॉस्टेजेस हुए हैं. Now subsequent phases के बाद the next phase is what? Disarming the Hamas, right? ये weapons और सब छोड़ेंगे. तो this still is yet to see what happens here, and security guarantees, reconstruction aid, ये सब होगा. And there will be the role of international stabilization forces. कौन होंगे इन stabilization forces में? The Arab and the Muslim states का यहाँ पे जो contribution है ये ज्यादा होगा in the stabilization to maintain stability in the region. Finally हम इसके क्रिटिसिज्म भी जल्दी से देखते हैं. क्रिटिसिज्म ये है कि पैलेस्टीनियंस को यहाँ पे डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया. इट्स टॉकिंग अबाउट द हमास एंड इजराइल, बट पैलेस्टीनियंस यहाँ पे हम देखते हैं have not been given a direct role. There's another fundamental issue with regard to what is the Palestinian territory. ये अभी भी unaddressed है. And there's also skepticism या एक डाउटफुल है कि हमास क्या विलिंगली ये डिजार्म करेगा या अपना कंट्रोल दे देगा. That again is left to see. So we are hopeful कुछ हो जाए, everything settles, the people are happy, the people are given what they want, but at the same time there is a lot of questions that are still left to be answered. There are still some talks that are left to be done.
तो ये था विद रिगार्ड टू द इशू. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल. अगला आर्टिकल उसी आर्टिकल से थोड़ा रिलेटेड है कि हम देखते हैं कि ये जो पीस समिट हुआ था, दिस हैपेंड इन शर्म एल शेख व्हिच इज वेयर इन इजिप्ट. नाउ शर्म एल शेख के बारे में इट्स बीन इन न्यूज एंड ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट समिट्स इस रीजन में हुआ है. सो लेट्स क्विकली सी अबाउट शर्म एल शेख. तो ये कहाँ पे है? इट इज इन द सिनाई पेनिनसुला का सदर्न टिप में एंड इट टॉक्स अबाउट स्ट्रेट्स ऑफ तिरान. इट्स एट द गल्फ ऑफ अकाबा. ये रीजन में यू हैव द शर्म एल शेख. तो ओरिजिनली अगर हम देखें हिस्टोरिकली दिस वाज जस्ट अ फिशिंग विलेज, एक नेवल बेस बना उसके बाद फॉर इजिप्ट एंड ये कॉन्कर भी किया गया था बाय इजरायलीज इन 1956 सुएज क्राइसिस के दौरान. Right? Then it was reconquered again in 1967, Six-Day War, and further returned to Egypt in 1982. इसको हम बोलते हैं सिटी ऑफ पीस. एंड हु हैज कॉल्ड द सिटी ऑफ पीस? दिस इज होस्नी मुबारक इन 1982 व्हेन शर्म एल शेख वाज बैक अगेन रिटर्न्ड टू इजिप्ट. तो एक अभी अगर हम लोकेशन की बात करें, इट्स अ टूरिस्ट स्पॉट, हॉस्पिटैलिटी हब, बहुत अच्छे रिसोर्ट्स हैं. सो दिस इज वन सच गुड लोकेशन इन इजिप्ट. Now let's see what were the important meetings that have been held in शर्म एल शेख. जल्दी से देखते हैं. एक तो I'm sure everybody knows is the COP27, है ना. तो 2 साल COP29 लास्ट ईयर था, उसके 3 साल पहले की बात करें 2022 हम देखते हैं. द UNFCCC का जो कॉन्फ्रेंस था वो शर्म एल शेख इजिप्ट में था. वो भी टॉक्ड अबाउट लॉस एंड डैमेज फंड, यानी कि अगर कोई कंट्री क्लाइमेट चेंज से जूझ रही है या फेसिंग द इफेक्ट्स ऑफ इट, जो डेवलप्ड कंट्री है इनको यहाँ पे कंट्रीब्यूट करना होगा फॉर द बेटरमेंट ऑफ दीज countries that are affected by climate change. इसको बोलते हैं loss and damage fund. So it was introduced or established in the COP27 और COP28 में इसका inauguration और adoption और सब ये सब हुआ था. That was in Dubai, UAE. Now coming to understand what are the other summits then. पहला वाला है इजराइल पैलेस्टीन पीस टॉक 1999. सो पैलेस्टीनियन सेल्फ गवर्नेंस यहाँ पे पहली बार बात की है, रिलीज ऑफ प्रिजनर्स. सो द फर्स्ट पीस टॉक दैट वी सी हैपेंड इन शर्म एल शेख इन 1999. ओके, द सेकंड वन वाज द इमरजेंसी समिट 2000. नाउ इमरजेंसी समिट, इसमें हम देखते हैं समथिंग कॉल्ड एज द सेकंड इंतिफादा. Okay, have you heard of this term intifada? What is intifada? It's an Arabic word which means an uprising. Okay, तो फर्स्ट वाला जो इंतिफादा था it happened in 1987 to 1993 और 1993 में हम देखते हैं it was signing of the Oslo Accords. Okay, Oslo Accords. So again to bring about truce between the Palestinian region and the Israel. So यहाँ पे हम देखते हैं इंतिफादा क्या है? एक अपराइजिंग है जहां पे पैलेस्टीन्स काइंड ऑफ रिटेलिएटेड या अटैक किया था या रिवोल्ट किए थे अगेंस्ट इजरायली सेटलमेंट्स. ओके, इजरायली पीपल. सो यहाँ पे हम देखते हैं दिस वाज द फर्स्ट वन. सेकंड इंतिफादा, सेकंड अपराइजिंग कब होता है? 2000 से लेके 2005. ठीक है. सो emergency summit was to understand कि ये इंतिफादा क्यों हुआ and that led to the establish of Mitchell report. Mitchell report talks about the reasons why, investigative report था ये, to find out what is the reason for the second intifada and they also talked about end करना है ये violence. Third one that happened again, शर्म एल शेख summit था 2005 and we know that इंतिफादा खत्म हुआ, right? So this led to again understanding the end of second intifada and return to Washington 2002 map. ceasefire talks इसमें हुए थे the 2005 में. उसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो यहाँ पे मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका, इनमें कैसे हम डेवलपमेंट, यहाँ पे इकोनॉमिक बूस्ट लेके आए. सो ऑल ऑफ दैट वाज टॉक्ड अबाउट. सो पीस, स्टेबिलिटी, क्लाइमेट एक्शन, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, ऑल ऑफ दैट अगेन दिस मीटिंग हैपेंड इन शर्म एल शेख. एंड फाइनली वी सी द ईस्ट EU अरब लीग. तो यूरोपियन यूनियन एंड अरब स्टेट्स का यहाँ पे कॉपरेशन डिस्कशंस दैट वर विद रिगार्ड टू सिक्योरिटी, वॉर्स इन येमेन, सीरिया, लिबिया, इसके बारे में यहाँ पे बातचीत हुई थी इन शर्म एल शेख. So these were some of the important summits that have taken place in Sharm el Sheikh, Egypt. Proceeding to the next article, which is why UNESCO's new virtual museum of stolen cultural objects matter. तो हम पहले याद रखते हैं कि ये जो म्यूजियम है, वर्चुअल म्यूजियम यानी ऑनलाइन का कुछ स्पेस,
कहाँ पे ये रिलीज हुआ था? इन अ प्लेस, इन अ कॉन्फ्रेंस कॉल्ड एज Mondia Cult. Mondia Cult. What is Mondia Cult? It is the World Conference on Cultural Policies and Sustainable Development. World Conference on Sustainable Policies and Sustainable Development. और यहाँ पे कहाँ या कौन होस्ट कर रहा है, कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है. Mondia Cult is hosted by which country? You have to tell me in the comment section. Now let's quickly understand ये वर्चुअल कॉन्फ्रेंस क्या है. तो ये वर्चुअल कॉन्फ्रेंस यूनेस्को के मोंडिया कल्ट में लॉन्च हुआ, which aimed to confront illicit trafficking. जो भी हमारे पुतले, स्कल्पचर्स, पिक्चर्स, जो भी हमारा आर्ट एंड कल्चर का कॉन्सेप्ट ये जो है, तो उनको यहाँ पे हाईलाइट करना एंड टू गेट बैक दीज structures back again to their home country. ये इसका टारगेट है. Okay, so to confront the illicit, and mainly ये कैसे हुआ? It is because of colonization या colonialism, या अगर हम देखते हैं कि because of taking or capture of these states, ऑल ऑफ दिस रीजंस की वजह से ये जो आर्टिफैक्ट्स हैं, स्कल्पचर्स हैं, पेंटिंग्स हैं, दे वर ट्रांसफर टू अनदर कंट्री. तो वापस से उसको अपनी जगह पहुंचाने के लिए वर्चुअल म्यूजियम काम करेगा. So this is going, the motto is when a cultural object is stolen, we lose a part of our identity. This is the motto. और जहाँ पे 240 ऐसे मिसिंग ऑब्जेक्ट्स की बात चल रही है फ्रॉम 46 कंट्रीज, और ये ज्यादा ग्रो होगा इन द कमिंग टाइम्स. जैसे जैसे फर्दर रिकवर भी होंगे, डिक्रीज भी हो सकता है. नाउ इसमें हम AI के इस्तेमाल से उस इमेजेस को, उस वर्जन्स को रिक्रिएट कर रहे हैं. एंड द वेबसाइट इटसेल्फ इज डिजाइन्ड बाय प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज विनर, जिसका नाम है फ्रांसिस कैरी. ठीक है, और ये कौन से ट्री के फॉर्म में ये वेबसाइट होगा? द बाओबाब ट्री, which talks about strength in Africa. Baobab tree. Okay, so ये इसका जो स्ट्रक्चर है, ये डिजाइन है, ये इस फॉर्म में है. कौन सा कंट्री इसको फाइनेंशियल एड दे रहा है? सऊदी अरेबिया, द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया. एंड फाइनली ये कोलैबोरेट किसके साथ कर रहा है टू फाइंड द मिसिंग आर्टिफैक्ट्स? द आंसर इज इंटरपोल. ओके, क्विकली मुझे हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरपोल कमेंट सेक्शन में बताना है. एंड द न्यू नोटिस, कौन से कलर का नोटिस इसने जारी किया है इंटरपोल ने दिस साल, ये आपको मुझे बताना है. सो टू थिंग्स, इंटरपोल के हेडक्वार्टर्स एंड इंटरपोल का नोटिस का कलर. ओके, एंड आई ऑल्सो रीड द कमेंट्स. आई वांट टू सी हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्चुअली कमेंटिंग द राइट आंसर्स. ओके, नाउ द लास्ट पार्ट, इंडिया ने भी नॉमिनेट किया कि हमारे भी कुछ मिसिंग चीजें हैं. तो कौन सी चीजें हमने नॉमिनेट किया है, हाईलाइट किया है, ये देखते हैं. सो दिस इज द 9th सेंचुरी सैंडस्टोन स्कल्पचर. ये महादेव टेम्पल पाली छत्तीसगढ़ का है. तो दो इसमें फिगर्स हैं, एक है नटराज फिगर और एक ब्रह्मा फिगर. तो नटराज फिगर वे वी टॉक अबाउट शिवा इन कॉस्मिक डांस, वन हैंड रेस्ड है, वन क्रशिंग अ डीमन. नंदी द बुल जो ऊपर दिख रहा है, तो ये एक फिगर है. दूसरा फिगर is Brahma figure, which is seated in Lalitasan. 3 faces hai, 4 arms, holding a rosary, Vedas. There's a goose at the feet, which is symbolizing wisdom. तो ये दो figures हमको चाहिए वापस, तो हमने ये बता दिया है. Further, this will represent creation, dissolution. What does the figures represent? ये भी बता रहा है creation and dissolution. So this is all with regard to today's daily news analysis. बहुत सारे interesting articles cover कर लिए हैं. Don't forget to watch my next video where I'll be discussing 20 GK questions from Class Perspective.